स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का, और मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं विजय चौक से। बात महाराष्ट्र की, जहां महा मिस्ट्री अब शायद सुलझने ही वाली है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने ही वाला है। 10 दिन के इंतजार के बाद तय होने वाला है कि महाराष्ट्र की कमान अगले 5 साल तक किसके हाथों में होगी, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 ऑब्जर्वर्स का नाम ऐलान कर दिया है। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी अब महाराष्ट्र जाएंगे। विधायकों से रायशुमारी होगी और तय हो जाएगा कि किसके नाम की पर्ची दिल्ली से विधायकों के बीच में भेजी गई है और किसके नाम पर मुहर लगने जा रही है। कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। आपको जानकारी दे दें कि 4 तारीख को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का, ये सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तैयारी की गई है महायुति की तरफ से। एक तरफ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के तेवर क्या सब कुछ बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। एकनाथ शिंदे कभी सतारा, कभी ठाणे, कभी खुद को ये कहना कि जो मैंडेट मिला है वो जनता ने मुझे प्यार करते हुए दिया है, सीएम के तौर पर मुझे चुनते हुए दिया है, कभी ये कहना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कहेंगे मैं वो बात मानूंगा। क्या गृह मंत्रालय को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, जो मामला अटका हुआ है, वो सुलझा पाने में कामयाब रह पाएगी महायुति? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जो कोक भवन में एकनाथ शिंदे गए हैं उन्हें मनाने में बीजेपी कामयाब रह पाएगी, और कौन सा होगा वो फॉर्मूला जिसके तहत नई सरकार तय होने जा रही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का ये नतीजों के बाद भी 10 दिन का इंतजार बड़ा दिलचस्प हो चला है, क्योंकि एक तरफ बहुमत महायुति को मिला, प्रचंड जीत महायुति को मिली, और विपक्षी इसी बात पर चुटकी ले रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी अभी तक ये तय न हो पाना कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ तो गड़बड़ है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं महाराष्ट्र की सियासत के कुछ बड़े बयान। कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है, आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है, और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ, इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है, और मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? को कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, और कोई हम सरप्राइज देने में माहिर है वगैरह ऐसा नहीं है। कार चलाने के लिए एक अच्छा अनुभवी, ज्ञानी, समझदार, समंजस नेता की आवश्यकता होती है, तो वो सारे गुण उनमें है देवेंद्र जी में। तो मुझे जानकारी है एकनाथ शिंदे जी का स्वभाव नाराज होने का कभी था नहीं। एकनाथ शिंदे जी नाराज है, इस पे मेरा विश्वास नहीं है। मैंने उनके कुछ सहकारियों से भी बात की, उनसे तो बात नहीं हुई, मगर कोई नाराजी नहीं है। इच्छाओं को प्रकट करना इसको नाराजी नहीं कहते। तो अब आपने सुना, संजय राउत चुटकी ले रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में जो सरकार चली और जो योजनाएं हमने महाराष्ट्र के लिए चलाई, उसका नतीजा है कि प्रचंड जीत महायुति को मिली है। लेकिन इस जीत के बाद भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, संजय गुप्ता नेता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। 23 नवंबर को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया महायुति को। 23 तारीख से आज 2 दिसंबर को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं तय कर पाए आप लोग कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। क्या पेच फंस गया शिवम जी?
नहीं प्राची जी, कोई पेच नहीं फंसा है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। जिस तरीके से महायुति ने जो है एक प्रचंड बहुमत लेकर महायुति आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं चीजों को सामंजस्य बेहतर करना, उनको साथ रखना, सभी को साथ लेकर चलना, मैं मानता हूं ये किसी भी गठबंधन की और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी की प्रायोरिटी होती है। हमारे ऊपर तो आरोप ही ये लगते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी किसी की सुनते नहीं, गृह मंत्री जी किसी की सुनते नहीं, दिन रात यही तो कहते थे ये लोग। अब सुन रहे हैं सामंजस्य करके जो है सरकार बनाने वाले, तो कहते हैं अरे ये सुनते बहुत है। तय कर लो भाई कि आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं। बात बहुत साफ है, जिस तरीके से हमें प्यार मिला है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से बहुमत मिला है, सबके साथ बैठकर इस तरह के प्रचंड बहुमत के बाद एक मजबूत सरकार जो है देनी है हमें महाराष्ट्र को। और मैं ऐसा मानता हूं कि आमतौर पर ऐसा होता भी है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2022 में भी करीब 15 दिन लगे थे सरकार के गठन में, जबकि पूर्ण बहुमत हमें था। तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फेविकॉल का मजबूत जोड़ है महायुति में। हाँ, बाकियों को देखने की बड़ी आवश्यकता है बेचारे। मतलब ये मैं देख रहा हूं रोजाना संजय राउत जी आते हैं, एएनआई का कैमरा उठाते हैं, बाइट देना शुरू कर देते हैं। इस आदमी ने ये पहले तो शिवसेना का बंटाधार कर दिया, उद्धव जी का बंटाधार कर दिया, उस पूरे के पूरे गठबंधन का बंटाधार कर दिया, और आज भी चैन नहीं है। अपने ऊपर इतनी भी सीटें नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिक्योर कर लें, लेकिन बराबर दूसरे के घर में जिसके झांकना जरूर है, जिसपे झांक नहीं रहे, वो तो आपकी भलाई चाह रहे हैं। मुझे लगता है पुरानी दोस्ती कहीं ना कहीं अभी कायम है। उद्धव ठाकरे साहब सीधा कह रहे हैं, जो आपके साथी नहीं कह पा रहे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन खुले आसमान के नीचे भगवान करे वो हमारी बेहतरी ना चाहें। एक बार संजय राउत जी ने बेहतरी चाही थी उद्धव ठाकरे जी की, क्या हाल हो गया आज आप देख रहे हैं। तो भगवान ऐसी बेहतरी किसी को ना मिले। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने जो कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये महायुति का अंदर का विषय है, हमारे परिवार का विषय है। हम चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से वर्कआउट करके, अब तो वैसे भी पर्यवेक्षक बना दिया गया है, उसके बाद स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप महाराष्ट्र का है ना शिवम त्यागी जी, जब बैठकें टलती हैं और जब महायुति के नेता तीनों एक साथ बैठकर चर्चा नहीं कर पाते हैं, कभी कार्यकारी मुख्यमंत्री सतारा पहुंच जाते हैं, कभी ठाणे पहुंच जाते हैं और कहते हैं किंतु परंतु नहीं, मैंने जो काम किया ये उसका मैंडेट है, तो मौका मिल जाता है विपक्ष को चुटकी लेने का। देखिए होता क्या है कि एक तो आप जब बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन करते हैं ना प्राची जी, जब आप बहुत चुनाव में लंबा 15, 20, 30 दिन, 1 महीने का कैंपेन करके आती हैं, लगातार दौरा करके आती हैं, तो आप भी आने के बाद सोचती होंगी 1-2 दिन का थोड़ा आराम मिले तो बेहतर है। तो इसी तरीके से नेता भी जब बहुत लंबा कैंपेन करके आते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि वो आराम करें, और एक्साइटमेंट बराबर है, एक्साइटमेंट बराबर है, लेकिन एक्साइटमेंट बराबर है, लेकिन थकान भी कोई चीज होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ उतना ही है। जहां तक बात स्टेटमेंट्स की है, इसमें कहीं कोई दो राज नहीं है। जिस तरीके से हमारी सरकार चली है 2.5 साल, जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से योजनाओं ने काम किया है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं, राज्य सरकार की नीतियां रही हैं, सबने मिलकर कलेक्टिव सबके लिए ये बहुमत है। और मैं मानता हूं उसी पर एकनाथ शिंदे साहब ने किंतु परंतु मैंने जो काम किया उससे बहुमत मिला। राज्य सरकार के मुखिया थे तो वो बिल्कुल कह सकते हैं, उसके लिए फ्री है। ठीक है संजय गुप्ता जी, आप भले ही चुटकी ले लें, आप भले ही कह लें कि भाई अगर हमारे साथ ही होता, हम 10 दिन इंतजार करते तो बीजेपी पहुंच जाती राजभवन अपना बहुमत बताने के लिए कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। इनके पास सर नंबर्स हैं, आपके पास तो नंबर्स ही नहीं है, कैसे पहुंच जाएंगे? कि चाहेंगे भी तब भी नहीं पहुंच पाएंगे आप तो राजभवन। देखिए, हमारे पहुंचने ना पहुंचने की बात नहीं है, पास पहुंचने की बात है इनके मुख्यमंत्री की। एक बात इन्होंने साबित कर दी है कि ये अपने साथियों का मूल्यांकन आंकड़ों के साथ करते हैं। मतलब जिस शिवसेना ने 25-30 साल कभी ये नहीं देखा कि कौन सत्ता में है, कौन सत्ता में नहीं है, बीजेपी आप बहुमत में या नहीं है, इनके साथ हमेशा खड़े रहे। इन्होंने हमेशा 2019 में और 2014 में इस बात को साबित किया कि ये अपने साथियों का आकलन आंकड़ों के अनुसार ही करते हैं। और आज भी शिंदे जी के चेहरे पर चुनाव लड़कर शिंदे जी को साइडलाइन कर दिया इन्होंने। मुख्यमंत्री तो अपना ही बनाएंगे, लड़ाई तो मुख्यमंत्री की थी। तो आज भी इन्होंने साबित कर दिया कि इनके लिए आंकड़े मूल्यांकन है, अपने साथी मूल्यांकन नहीं रखते। और इनके लिए मैं कह सकता हूं कि कितना दुश्वार है दुनिया में ये हुनर आना भी, किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ना और फिर वायदे से मुकर जाना भी। इनकी बिगड़ी हुई आदत से उम्मीद ना थी कि एक दिन इतना मुश्किल हो जाएगा, इनको समझना और समझाना भी। आपको चिंता बीजेपी की है या एकनाथ शिंदे जी की? आपके नेता कहते हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। आप यहाँ आकर कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हो गया। हाँ, धोखा तो जैसे हमारे साथ करिए ना। नहीं, हम बात मुख्यमंत्री की नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री तो ठीक है, ये बनाए ना बनाए अपना बने, इनका क्या होगा क्या नहीं देखते हैं अभी तो, क्योंकि जिस तरह से पेच फंसा हुआ है अभी महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल भी हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय हुई ना कि
एक नाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद से साइडलाइन कर दिया, ये तो तय हो गया ना। ये तो इसमें तो कोई सस्पेंस नहीं है कि एक नाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पद के लिए जिस तरह से अपने साथियों के साथ ये जो इन्होंने किया, पहले जो किया और अब जो किया, उससे इनके चरित्र का पता चला। मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये नंबर्स की बात कहाँ से कर रहे हैं? संजय राउत साहब कह रहे हैं कि अगर वो अल्पमत में होते, हमारे पास बहुमत होता, तो हम बहुमत के बाद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी पार्टी बड़ी है। आपके पास तो नंबर्स ही नहीं, कैसे जाइएगा राजभवन नंबर ठोकने के लिए? देखिए उथल पुथल कैसे मचाइएगा? देखिए उथल पुथल की बात यह है कि पिछली बार भी 2014 में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने 2 दिन के अंदर इनको धोखा दे दिया था। तो महाराष्ट्र की राजनीति है। आज भी जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े इनके पास स्पष्ट नहीं है। कौन सा साथी इनका छूट जाएगा, कौन सा भाग जाएगा, अभी पता नहीं है। 132, 57, 40 अभी भी डाउट हो रहा है आपको? अपने बताइए जरा। नहीं, कांग्रेस का बताइए, यूबीटी का बताइए और बताइए जरा हमारे अलावा इनका एक ऐसा पायदार साथी बता दीजिए जो 25-30 साल से इनके साथ हो। बाकी सब तो नए हैं। हम 25-30 साल से थे, जो नए हैं उनका तो पता ही नहीं कब चले जाए कहीं। पुरानी दोस्ती अभी भी बरकरार है। दोस्ती तो है, फीलिंग्स है, अभी भी फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स तो है। शेरन, मैं इन पर कहता हूं, अक्सर फिर से कह देता हूं कि वो प्यार करता तो है मगर जताता नहीं है। मुझ पर मरता तो है मगर बताता नहीं है। अब देखिए ना, ये मतलब उद्धव ठाकरे बात करेंगे धोखे की। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को ठगने वाले, मराठी मानुस को ठगने वाले, जब हमें मैंडेट आया था इनके साथ मिलते हुए, आपको याद होगा किस तरीके से महाराष्ट्र में हालात थे। 1 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। इन तीनों लोगों के पास जो है पूर्ण बहुमत था, बहुमत से ज्यादा कहीं सीटें थी, लेकिन इनको समय दिया था कि आप समझ सके बात को। प्लीज मौका दीजिए, प्लीज मौका दीजिए। तो मतलब इनके तीनों के पास पूर्ण बहुमत था, तीनों के पास सब कुछ था, बावजूद उसके सब रिजॉर्ट्स में जा जाकर छिप गए थे। 1 महीना राष्ट्रपति शासन लगाया और उसके बाद मुख्यमंत्री बना था। आज 10 दिन में इनको या तो मुख्यमंत्री चाहिए वरना राष्ट्रपति शासन। ऐसे नहीं चल सकता। और धोखेबाजी की बात आप बिल्कुल मत करो। तो ये पोजीशन थी, हम ये चाहते थे बीच में कि आप इस बात को समझे। बीच में नहीं बोल रहा आप, रुकिए ना। अब दूसरा एक और चीज, ये जो धोखेबाजी की बात कर रहे हैं, धोखेबाजी करके। मुख्यमंत्री मैंने तो पिछले दिनों देखा है, मैं तो डिबेट्स में इनके साथ रहा हूं, शिवसेना के प्रवक्ताओं के साथ में रहा हूं। आंख खुलते ही टीवी पर आते ही बस कहते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी। और डेड एंड जब तक सोते थे बस वही चाहिए था। 2.5 साल के लिए अपने 25 साल पुराने पार्टनर को छोड़ दिया। आप देखो कहां चले गए। पिताजी को छोड़ा, विचारधारा को छोड़ा, हिंदुत्व को छोड़ा, सावरकर को छोड़ा, संभाजी महाराज को छोड़ा, शिवाजी महाराज को छोड़ा। और आज तो जो छोड़ा जनता ने कहा कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता है। जनता जनार्दन ने इनको बता दिया कि आपने जिसको छोड़ा धोखा किसने दिया है, या कौन नकली कौन असली। चलिए जनता ने परिणाम दे दिया, आपको तो बहुमत दिया है। 10 दिन हो गए प्रभु, 10 दिन में नहीं तय कर पा रहे आप। अभी भी 4 को विधायक दल की बैठक होनी है, आज होगी, कल होगी, परसों होगी। टालम टोल क्यों है? नहीं, बिल्कुल टालम टोल नहीं। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, केंद्रीय नेतृत्व ताबड़तोड़ और बहुत ही डिसाइसिव फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इस देश के मीडिया ने आज तक कहा ही ये है कि ऊपर जो 2 लोग बैठे हैं वो किसी की सुनते ही नहीं है। विपक्ष भी यही कहता था आज तक। आज लोगों से बात करके सरकार बना रहे हैं, कहते हैं आप बातें बहुत करते हो। यानी मीडिया और विपक्ष की सुन ली, यानी मीडिया और विपक्ष की आपने सुन ली। मैं आ रही धर्मेंद्र, यानी आपने मीडिया और विपक्ष की सुन ली। हम तो हमेशा ही सुनते, विपक्ष जो कह रहा है आपने सुन लिया। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम सुनते सबकी। अब नहीं शिकायत होनी चाहिए धर्मेंद्र जी। आप लोग शिकायत करते थे कि 2 लोग फैसला करते हैं, अब आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि देखिए मिलजुल कर फैसला कर रहे हैं। जाए तो जाए कहाँ बीजेपी वाले? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को, इतिहास को, चरित्र को कौन नहीं जानता है। जिस जीत को ये प्रचंड कह रहे हैं वो दरअसल लूट प्रचंड थी, इसीलिए उसमें पेच प्रचंड फंसा हुआ है और वो निकाला नहीं जा रहा है। और जो शिंदे साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को अगर आप देखोगी तो कभी भाई को भाई से अलग करवा देते हैं, ये गुण पता नहीं कहां से लाते हैं। भाई को भाभी से अलग करवा देते हैं, चाचा को भतीजा से अलग करवा देते हैं, पिता को पुत्र से अलग करवा देते हैं और पति को पत्नी से अलग करवा लेते हैं। ये नायाब तरीके और नायाब गुण भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। और शिंदे साहब का ऐसा इलाज किया कि बीमारी ऐसी कि मैंने सुना था जब कोई बीमार होता है, तबीयत बिगड़ती है तो अस्पताल जाता है। साहब तो गांव ही चले गए। अब गांव में कौन सा इलाज हुआ, किसने किया, कौन सी बीमारी आई, ये शिवम भाई बता दे। ऐसी कौन सी बीमारी आई जिसका इलाज गांव में संभव है? भाई सब गरीब का बच्चा जो है वो गांव ही जाता है। अखिलेश यादव होता तो लंदन जाते हैं। भाई अस्पताल में जाता है। भाई गरीब का बच्चा बीमार होगा गाँव जाएगा, बीमार होगा कहाँ जाएगा, माँ बाप के पास जाएगा। यही समझते हैं, वो चौपर बीमार होगा तो लंदन चला जाएगा।
अस्पताल नहीं जाएगा वहां भाई। अब उनकी बीमारी का तो पता या तो शिंदे साहब बता सकते हैं या तो ये बता सकते हैं। दरअसल सवाल ये है कि जो इन्होंने लूट करी है उस लूट का सरगना बीजेपी है। अब बीजेपी तो बार बार कह रही है हमने ईवीएम को मैनेज किया साहब, हमने ईवीएम की अदला बदली कर दी और हमने गिनती में भी हेराफेरी कर दी। अब शिंदे साहब कह रहे अरे मशीनरी तो स्टेट गवर्नमेंट की हमारी लगी थी साहब, तो हमारा क्या हिस्सा है। अब बांटने में जो समस्या आ रही है, सरगना तो सरगना होता है, मुख्यमंत्री का पद ले लिया उन्होंने तो समस्या इस बात की है कि लूट का शेयर इन्होंने तो दूसरों के परिवारों को लूटा या दूसरों के परिवारों को तोड़ा। आप जो कह रहे हैं दूसरों के परिवारों को लूटा या दूसरों के परिवारों को तोड़ा, आपके तो अपने ही परिवार अपनों ने तोड़ दिए। बीजेपी ने तोड़ा, वही तो आप समझ नहीं रही है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी अखिलेश यादव जी को शिवम त्यागी जी की पार्टी ने समझा दिया था कि माइक छीन लीजिए, आइए मंच से। बीजेपी की पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया, उसकी गहराई में मैं अगर आपको इस डिबेट में क्या बताऊं, गहराई बता दूंगा मैं आपको। सर अखिलेश यादव जी ने माइक छीना था, अब सुन लीजिए, चाचा अलग हुए थे। अब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पेज फंसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे का पेज है और बंटवारा सिर्फ महालूट का था। अब महालूट में बंटवारे में पेज फंसना ही फंसना है। और मैं ये भी कह सकता हूँ आपको, ये सरकार हो सकता है 5 साल ना चला पाए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब ये कौन सी बीमारी है जानना चाहते हैं धर्मेंद्र जी, और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि भाई इतना प्रचंड बहुमत आया, आप बीमार हो गए, सतारा चले गए, आपकी सरकार इतने आपने काम किनारे, नेटवर्क नहीं लग रहा मुख्यमंत्री जी का, बताइए। तो मैं एक चीज से मैं बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छी चीज नहीं है लोकतंत्र में कि उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 भाजपा जीते तो भी लूट से, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत लाए तो भी लूट से, ये अगर लोकसभा में बहुत अच्छी सीटें जीत जाए तो वो सारा बहुत शानदार है। भाजपा को इन्होंने पीछे कर दिया। मतलब जनता भर भर के भाजपा को वोट देती है, इनका दिमाग जो है ईवीएम से आगे निकलता ही नहीं। पिस्टल कहाँ से आया ना प्लीज, चिल्लाइए का पिस्टल कहाँ से आया? अरे भाई पिस्टल मतलब ये बात साबित ही कर दोगे कि जहाँ जहाँ समाजवादी वहाँ गुंडागर्दी होनी है। अरे भाई बीजेपी पिस्टल से लूट कर रही है, रुको चिल्ला को आगे कर रही है, समाजवादी बीजेपी एक एक करके थोड़ी ना हो गए चुनाव भाई, सरकार बन रही है हमारी। अच्छा मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि जाहिर है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महायुति और उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीटें दी हैं जनता ने, उसका अपमान ना करें, उसको लगातार लूट ना करें, क्योंकि इसी चीजों से, इन्हीं मशीनों से आपको सीटें ज्यादा मिली हैं। और आपने किस तरीके से लोकसभा में इस बात को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया कि हमने भाजपा को पीछे कर दिया, हरा दिया। जब जनता आपको देती है तो आपकी बल्ले बल्ले, और जब जनता भाजपा को देती है तो लूट बताने लग जाते हो। इतना भी कमजोर नेता नहीं होना चाहिए। और आगे आता हूं, जहां तक बात सरकार गठन की, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का कैसे हो सकता है। लोगों से माइक, अपने पिता से माइक छीन लिया, पार्टी छीन ली, लड़ाई कर ली, चाचा को बाहर भेज दिया, सबको बाहर भेज दिया। आज हमें परिवार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, देश का कैसे होगा? एक जब जाहिर स्टेटमेंट है। प्रवीण जी एक एक करके, मैं यूपी की सियासत पर जाऊंगी शिवम जी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ना अभी महाराष्ट्र में। एक चीज मैं पढ़ रही हूँ, देखिए 27 नवंबर को, 23 नवंबर पर रिजल्ट आते हैं, 27 नवंबर को कार्यकारी मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आ जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे कोई लालसा नहीं है मुख्यमंत्री पद की, रास्ता साफ कर देते हैं। 28 को बैठक होती है दिल्ली में आकर तमाम नेताओं की, 29 को तबियत खराब हो जाती है, 29 को वो चले जाते हैं सतारा, जहां फोन भी नहीं लगता उनका। ये एक दिन में क्या बदल जाता है? अभी तो दे रहे थे पूरा समर्थन और फिर उसके बाद तबियत खराब। तबियत तो कुछ घंटों में भी खराब हो जाती है, एक दिन लगा मतलब आप क्या चाहते हैं कि तबियत धीरे धीरे खराब होती है? ऐसा हो सकता है, ये संभव है। जब लगातार एक्सटेंसिव कैंपेन के बाद नेता अपने परिवार के पास जाता है तो चाहता है कि शांति के सुकून के 2 पल मिले, और उन्होंने आज आप ये तय कर रहे हैं कि आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए, आपकी सरकार कैसी होगी, अगले दिन आपकी तबियत खराब हुई तो आपका फोन भी नहीं लगेगा। नहीं, तबियत खराब हुई तो चलिए, तबियत खराब हुई तो थोड़ा सा उनको आराम दे देते हैं और उसके बाद फिर से बैठक करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। अथॉरिटेरियनिज्म थोड़ी ना है कि भाई अगर समाजवादी जीती तो पता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उद्धव ठाकरे जीते तो पता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं बस एक मिनट आ रही हूँ, समीर जी मंत्री बनेंगे। अच्छा ठीक है, पार्टी ऐसी नहीं है कि कांग्रेस गलती से जो कि नहीं जीतने वाली, समीर चौगांवकर जी, शिवम त्यागी जी, बात ही होगी। समीर चौगांवकर जी, जितनी आसानी से या जितनी खूबसूरती से तबियत का हवाला शिवम त्यागी जी दे रहे हैं, ये तबियत ही खराब है या मामला कुछ और है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से महायुति के अंदर सीटों का बंटवारा चुनाव के पहले बहुत अच्छे से हो गया, चुनाव बहुत अच्छे से लड़े और बहुमत बहुत अच्छे से लेकर आए, सरकार बनाने में जरूर कुछ ना कुछ पेच फंसा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि मुख्यमंत्री शायद उन्हें बना दिया जाएगा, और जब लगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली है
तो उप मुख्यमंत्री के साथ कोई बड़ा विभाग जैसे गृह मंत्रालय या दूसरे बड़े विभाग वो लेना चाहते होंगे, उस पर उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। दिल्ली में जो बैठक हुई थी 28 तारीख को अमित शाह के घर पर, जिसमें एकनाथ शिंदे थे, देवेंद्र फडणवीस थे और अजित पवार थे, उसमें जरूर सीटों को विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई होगी। मुझे लग रहा है कि अभी एकनाथ शिंदे कुछ ऐसी मांगे रख रहे होंगे जिसे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं होगी, उस पर चर्चा चल रही होगी। मुझे लग रहा है कि आज और कल में इसका निर्धारण हो जाएगा, क्योंकि परसों विधायक दल की बैठक है, 5 तारीख को शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है, तो 5 तारीख की डेडलाइन है, तो 4 तारीख तक मुझे लग रहा है कि जो भी गतिरोध वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात संजय गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ, जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सहयोगी को साथ लेकर नहीं चलती, आंकड़े में देखती है। 2017 का मैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की याद दिला देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे। 82 और 84 सीटें आई थी। 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी, 84 सीटें शिवसेना को मिली थी। अपनी जो राज ठाकरे की पार्टी थी उसने 8 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था और कहा था कि आप अपना मेयर बना लीजिए, मेरा समर्थन आपको है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कहा था कि नहीं, हम भले ही अपना मेयर बना सकते हैं, लेकिन हम शिवसेना को मेयर पद देंगे, शिवसेना अपना मेयर बनाए। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शिवसेना ने अपना मेयर बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का जब भी मेयर बम्बई में बनाए, भारतीय जनता पार्टी की मदद से बनाए। ये शिवसेना को भूलना नहीं चाहिए, अब जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो गई है। जहां तक राज्य सरकार के गठन का सवाल है, जो अभी फिलहाल गतिरोध बना हुआ है, मुझे लग रहा है कल महायुति की बैठक हो जाएगी। हालांकि एकनाथ शिंदे अभी अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक नहीं कर पाए हैं। कल मुझे लग रहा है इनकी बैठक होने वाली है, जो थोड़ा गतिरोध होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ये तय है 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण की डेट आगे नहीं बढ़ेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक तय हो गए हैं, 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण अच्छा, 5 की तारीख तो सामने आ गई है संजय जी, लेकिन अब देखिए ऐसा तो नहीं आप ही वफा को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही सच्ची मोहब्बत को नहीं पहचान पा रहे हैं और इधर उधर सिर्फ भटकते ही जा रहे हैं इस तलाश में कि कहाँ आपको मोहब्बत मिल जाएगी, और पिछली महबूबा को पलटकर भी नहीं देख रहे हैं। नहीं, पिछली महबूबा के विषय में कई बार सोचा गया, समझा गया और कई बार मंथन किया गया। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती के गहरे रिश्ते में होते हैं और कुछ दिनों तक साथ चलते हैं, तो उसके बाद कोई एक मुद्दा ऐसा भी आता है कि जिस पर पेच फंस जाता है और जिसको समझाने में विफल हो जाते हैं और बड़े गहरे पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। तो दिल ये उस वक्त ऐसा लगता है कि तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। मगर फिर एक नया साथी आता है, वो कहता है कि मैं हूं ना, तो फिर उसके साथ हम चलने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, थोड़ी देर साथ चलते हैं, तो फिर समझ में आता है कि साथ तो चले, मगर फिर समझ में आता है कि जो बात तुझमें थी वो इसमें नहीं। तो इस बात का मंथन कई बार हुआ है, चलिए, मगर माने तो सही मामला फाइनल नहीं हो पाया। तो हमारी पार्टी के तो 98% लोग ये चाहते हैं कि उद्धव जी इस बात को माने और आज बीजेपी को समर्थन करके केंद्र में और प्रदेश में फिर से उस रुतबे को पाएं जो रुतबा पहले था। अब देखिए यही आरोप तो लगाते हैं एकनाथ शिंदे की कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, नेताओं की नहीं सुनते, उद्धव ठाकरे वही करते हैं जो उनके मन में आता है। आप तो चरितार्थ कर रहे हैं उनके आरोपों मैं इस बात से इतना सहमत इसलिए हूं क्योंकि शिंदे गुट में भी जो लोग हैं और हमारे गुट में भी जो लोग हैं, हमारी सबसे बातें होती हैं। महाराष्ट्र में सरकार तो महायुति की बन गई, लेकिन कौन होगा इसका चेहरा, इस पर अभी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि सस्पेंस से अब पर्दा हटने जा रहा है। और इसी सस्पेंस की मैं बात करूं, शिवम जी, तो बड़ा नाटकीय अंदाज से पूरा घटनाक्रम चला। 23 तारीख को नतीजे आए, 23 तारीख से लेकर 2-3 दिन तक एकनाथ शिंदे कहते रहे कि भाई मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर तय करेंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर गोलमोल जवाब देते रहे। एकाएक उनको एहसास होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह देते हैं कि भाई मैं इस रेस से हट रहा हूं। उसके बाद एकाएक उनकी तबियत खराब होती है, वो अपने गांव चले जाते हैं और उनका फोन हो जाता है नॉट रीचेबल। आज भी उनके नेता ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय से कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। यही गुत्थी है क्या जो उलझी हुई है? मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र है और ये हमारी महायुति की खूबसूरती है कि सबको अपनी बात कहने का तो अधिकार है। हमारे यहाँ पर कोई भी एक आदमी, 2 आदमी हाई कमांड बैठकर इस तरीके से तय नहीं कर लेता कि इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि हर किसी को बात रखने का अपना अधिकार है, हर किसी का अपना विचार है। और जाहिर है पार्टी के नेताओं की एक और भी चीज होती है कि जब आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं, जैसे कि शिंदे जी के साथ अगर नेता कुछ हैं या फिर अजित पवार जी के साथ कुछ नेता हैं या भाजपा के हैं, तो उनका होता है अपना कि भाई उनके नेता सुप्रीम लीडर रहे या मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने, तो उनकी इस तरह की इच्छाएं होती हैं। जब एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के साथ या नेता के साथ मिलकर 10, 15, 20, 30 साल, 40 साल काम करता है, तो उसकी आकांक्षाएं ऐसी रहती हैं
जैसे मेरी आकांक्षा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे, कम से कम 20, 30, 40 साल प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय गृह मंत्री जी रहे, तो मतलब ये तो मेरी आकांक्षा है ना भाई। अब इनको आप कैसे रोक सकते हैं? कोई आकर के ये देखिए शिवम त्यागी ने की मांग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और 40 साल रहे प्रधानमंत्री। अरे भाई मैं कार्यकर्ता हूं, मैं उनका मतलब पार्टी का काम करता हूं, उनके मार्गदर्शन में काम करता हूं, तो मैं तो चाहूंगा ही कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, एकनाथ शिंदे साहब सीएम रहे, अब सीएम से उनको डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है, तो कुछ तो उनको महत्वपूर्ण दीजिएगा ना। अब ये तो आप भी जानते हैं ना शिवम त्यागी जी, डिमोशन होता है तो कुछ पुख्ता लेकर ही डिमोशन करवाएंगे ना। देखिए ऐसा नहीं है, ये डिमोशन प्रमोशन हमारे यहाँ चलता नहीं, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता है जी। देवेंद्र फडणवीस जी किस तरीके से पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर एक संगठनात्मक जो पार्टी है उसने कह दिया कि भाई उप मुख्यमंत्री रहना है तो उप मुख्यमंत्री रहे। अब पार्टी जो आदेश देगी वो आगे फॉलो किया जाएगा, या फिर विधायक दल जो तय करेगा वो आगे फॉलो किया जाएगा। मुझे लगता है इस तरह की सोच जो है नहीं होनी चाहिए, और हम इतने रिजिड किसी भी चीज को लेकर रहते नहीं। हम देखिए उद्धव ठाकरे नहीं और बनना भी नहीं है हमें, वरना तो हम ऐसे ही हो जाएंगे जैसे वो थे कि बस एक ही कुर्सी, बस एक ही कुर्सी। लेकिन हाँ, निर्णय मिलकर जो तय होगा वो सबके सामने होगा, और जल्दी महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री रिजल्ट आए। बीजेपी भी और एकनाथ शिंदे भी की पार्टी भी कह रही है कि हम उद्धव ठाकरे नहीं है, हम कुर्सी को लेकर बिट्रे नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम साथ नहीं छोड़ेंगे, हम साथ हैं। जो अमित शाह कह देंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देंगे वही होगा। देखिए धोखा तो हो गया, धोखा तो जिस दिन शिंदे जी को ये कर दिया कि हाँ अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उस दिन धोखा तो हो गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर तौर पे था, सभी जगह इस बात को लेके जाया गया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, जिन्होंने जिस तरह से काम किया है। अच्छा काम किया एकनाथ शिंदे ने। देखिए महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, और बाला साहब के नाम पर वो आज भी बाला साहब को मानते हैं, तो काम अच्छा किया। सबसे सर्वोपरि जनता होती है किसी भी प्रदेश की या देश की। वो कह रहे हैं लूट कर वो इनका, मेरा नहीं, हमारा नहीं है, वो इनका है, हमारा नहीं है। ईवीएम सही है, ईवीएम सही है, ईवीएम में कोई वो नहीं है। हाँ लेकिन जिस तरह से ईवीएम अगर खराब होता, बताइए थोड़ा सा भी आगे नहीं चल पाया। ईवीएम अगर खराब होता तो वायनाड में भी होता, वो झारखंड में भी होता, वो जगह भी होता। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी का जो सपना टूटा मुख्यमंत्री का, उससे तो उन्हें यही समझ में आया होगा कि कहाँ से ये फरेब आरजू मुझको कहाँ लाया। समझते रहे जिसे हम अपना निकला हुआ एक साया। नहीं कर पा रहे, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या बीजेपी को? हम ये बनाना चाहते थे, ये बनाना चाहते थे, वो बनना चाहते थे, और उन्होंने सभी जगह ये प्रोजेक्ट किया। हम नहीं कह रहे कि आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ या नहीं बनाओ, इस पर हम तो ये कह रहे हैं। कमेंट मुझे चाहिए धर्मेंद्र जी आपका। ईवीएम वीवीएम कुछ नहीं होता, जनता ने मैंडेट दिया है क्योंकि शिंदे साहब ने अच्छा काम किया है। अब ये तो आपके साथ ही इंडिया अलायंस में अभी भी हैं, मौजूद हैं उद्धव ठाकरे, वो ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं लूट है, लूट है, लूट है। प्राची जी, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने भी बोला कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है। किस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक एसएचओ पिस्टल लेकर के महिला को रोक रहा है वोट नहीं डालने देना है, तो ये तो लूट तो हुई है, पूरी दुनिया के सामने हुई है। इंसिडेंट है, ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बताओ। ऐसा नहीं है कि आप सारे ईवीएम सिस्टम को हैक कर दोगे। ऐसा थोड़ी है। 500 आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आई आप बताइए मुझे, इतनी सीटें कैसी आ गई? तब क्यों नहीं बोला आपने? मैंने बोला अभी आप तब भी बोलते ना। शिवम त्यागी जी की जरूरत नहीं है आपको। शिवम त्यागी जी की एलिगेशन सही होने चाहिए, एलिगेशन सही होने चाहिए, मुद्दे सही होने चाहिए। अच्छा बोलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट लोकसभा चुनाव के बाद आया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसमें अयोध्या मामले में बोलते रहे, जाएंगे, बोलने दो भैया। अगर अयोध्या हार गए तो उन्होंने जो बोला अच्छा बोलिए, आप साथी हैं, मैं याद दिला दूं, इंडिया अलायंस के पार्टनर सारी सुनाई ना, हैं उस पर भी मैं समाजवादी बोलिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाएं तो भी हम ईवीएम के पक्ष में नहीं है और बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर हमारी केंद्र में सरकार जिस दिन बनी उस दिन हम ईवीएम को हटा देंगे। समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है ईवीएम को लेकर। दूसरी बात, महाराष्ट्र का मोहन कौन होगा इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मुख्य आपका कंसर्न तो तब भी नहीं था जब आपने 7 उम्मीदवार उतारे। संजय जी एक मिनट बोलिए बोलिए। आपका कंसर्न तो तब भी नहीं था। ये है कि जो महाराष्ट्र की जनता बिन फेरे हम तेरे चुनाव के, मुझे महाराष्ट्र की जनता ने जो चुनाव ये तो आपके साथी हैं। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात क्लियर करने दीजिए। हमारे कोई साथी नहीं इंडिया अलायंस में है सर वो। इंडिया अलायंस में ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हैं, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं है, ये कहते हैं। ये तो आप हम भी इनके ये साथ कहते नहीं हैं है? न, बिल्कुल इन्होंने कहा महाराष्ट्र में क्या माना इन्होंने? महाराष्ट्र ब्रेकअप हो गया। में आप मुझे बताइए, ब्रेकअप हो गया सर। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 9 की 9 सीटें ले ली, स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश में आपने 9 की 9 सीटें ले ली, और महाराष्ट्र में आप किस लिए आए? अच्छा बातचीत बोले करके ली गई भाई। बोले, आप बोले। इतना लूज स्टेटमेंट मत दीजिए। राष्ट्रीय चैनल लूज नहीं है, ये जो पार्टी के फैक्ट है मैं वो कह रहा हूँ, मत करिए। जो फैक्ट है मैं कह रहा हूँ कि मेरा कंसर्न ये है कि महाराष्ट्र की जनता वो नहीं कह पाएंगे, मैं कह रहा हूँ जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वो अगर नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी जो महायुति गठबंधन है, मेरा कंसर्न वो है। और प्राची जी पूरे पैनल में सबने शेर से अपना अपना काम किया, तो मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ। समाजवादी हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। समाजवादी सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो गिर जाया करते हैं दाम अक्सर,
ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कौन ये खरीद समाजवादी रहा है ये बिकने बताइए का पहले। कौन खरीद रहा है शिवम त्यागी जी? ये हमने तो बताइए। नकार दिया था जी। देखिए मुझे हमने तो समझ मना में कर नहीं दिया आता था। इनका, ये तो आपस में ही इनकी सर पिटाई आप देख ही रहे हैं, लाठी डंडे नहीं लाए, वरना शिवसेना चल, वाले और आपकी ये भी नहीं समाजवादी है। वाले यहीं लड़ जाते चल, हैं। आपकी भी नहीं है, खैर अभी रुक तो अंदरूनी जाइए, तौर पर। बीच में नहीं है ना, दोनों यही लड़ जाते हैं। ईवीएम को लेकर शिवसेना का मानना है कि ईवीएम ठीक है, समाजवादी को नहीं लगता ठीक है, कांग्रेस को नहीं लगता ठीक है, एनसीपी शरद पवार को नहीं लगता ठीक है, लेकिन यहां पर शिवसेना को लगता है ठीक है। तो तय कर लो भाई, इनमें अपने आप में इसमें यही तो लोकतंत्र है। अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे इसे आप। लोकतंत्र नहीं, यही तो कंफ्यूजन कहते लोकतंत्र है हैं। ना। मशीन पे एक कॉमन मतलब कंसेंसस सिंधे ना चले बना, जाएगा तो लोकतंत्र नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है, ये डबल जाएगा। गृह मंत्रालय नहीं अभी मिला, रोकिए ना, कंफ्यूजन नहीं है, एक एक करके। ये भी अरे कंफ्यूजन भाई, है, रुको उसको ना, लोकतंत्र भाई, बता रहे अच्छा हैं। एक एक करके। हाँ ये मत कीजिए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि महाराष्ट्र का मोहन कोई होगा। भाजपा है तो कोई भी मोहन जो है मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन समाजवादी वाले हैं तो अखिलेश के अलावा किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई और हो सकता है। यहाँ पार्टी भी छीन लो, सब कुछ छीन लो, प्रदेश भी छीन लो। यहाँ कोई परिवारवाद वाला नहीं है कि बस अखिलेश यादव खड़े हो गए लूट लो भाई, तो बाकी प्रदेश में कोई यादव ही नहीं लूट बचा, लो, बाकी कोई है ही नहीं। लूट के ऐसा मोहन नहीं को होगा दे दो, भाई। चाहे यहाँ श्याम कोई भी को दे दो, मुख्यमंत्री हो सकता है। लोकतंत्र लूट लो। बीच में एक सेकंड से कब कौन चुनाव हुआ होगा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आप क्या महाराष्ट्र बताइए का जरा? मोहन? एक मिनट, कौन होगा महाराष्ट्र का मोहन? शिवम जी, अगर आपको तय ही करना है, आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपने कार्यकर्ता को आप ये नवाज सकते हैं, इस पद पर बैठा सकते हैं, तो 10 दिन का समय क्यों लग रहा है? मुझे सिर्फ इतना जानना है। 132 सीटें आपकी, क्योंकि हम जो है महायुति मिलकर चुनाव लड़ा है, और जब पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो सबका सम्मान बराबर रहे, सबके साथ सामंजस्य बिठाकर जो है मुख्यमंत्री तय किया जाए, बाकी सारी चीजें तय की यानी जाए। अभी सामंजस्य एक बैठा अच्छे नहीं है। माहौल में नहीं बिल्कुल बैठा है, लेकिन एक फिर भी 10 दिन लग गए। परत दर परत चीजों को आगे लेकर जाने में समय लगता है भाई। उनके तरफ से भी 10 नाम है, हमारी तरफ से भी 10 नाम है, तीसरी पार्टी की तरफ से भी 10 नाम है। कौन बेहतर हो सकते हैं, कौन बेहतर काम कर सकता है, ये समय लगता है इस तरह की चीजों में। अब हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कौन है जी मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा बेटा, प्रधानमंत्री बनेगा तो मेरा बेटा, इसके अलावा सांसद बनेंगे तो मेरे भैया, ऐसा तो है नहीं। जा रही है। सर ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री भैया, को देखो। लेकर सब पर्ची क्लियर दिल्ली जा है। रही है। सर एक मुख्यमंत्री को लेकर अगर सब कुछ क्लियर है, एकनाथ शिंदे कह चुके हैं, अजीत पवार कह चुके हैं, तो एक शपथ ग्रहण कर लेते हैं, मुख्यमंत्री मुझे- घोषित करते हैं और बाद में तय कर लेते हैं कि चेहरा क्या है पूरी सरकार का। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप शपथ करने ही वाले हैं और इस तरह की चीजें हैं तो पूर्ण रूप से एक बार बैठकर व्यवस्थित तरीके से सारी चीजों को किया जाए। जिस दिन वो चीजें हो जाएंगी, जो कि बहुत जल्दी अब होने वाली हैं, 4 तारीख को बैठक है, पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही जो है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र में होंगे। लेकिन इसमें आपस में कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई है, कोई उठापटक है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। समीर जी हमारे मानने यहाँ को clarity तैयार है। नहीं है शिवम त्यागी जी, ऐसा ही है क्या, या फिर कुछ तो राज है जो पर्दे के पीछे अभी छिपा हुआ है? नहीं, देखिए महाराष्ट्र में जब 3 दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मतलब दो गठबंधन में 3 दल चुनाव लड़े और एक गठबंधन को जितना एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, तो सरकार बनने में समय लगेगा, इतना ही था इसके अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये दोनों दलों ने मान लिया था। बस विभागों का बंटवारा क्या होगा, आने वाले जो नगर निगम के चुनाव होंगे वो कैसे मिलकर लड़े जाएंगे, संगठन में किस तरीके से चीजें होंगी, कौन सी योजना लेकर आना है, कैसे होगा, सामंजस्य बनेगा, सरकार में सामंजस्य कैसे होगा, बहुत सी बातें होती है जिसके ऊपर विचार विमर्श होता है। मुझे लग रहा है कि हमेशा यह बहुत अच्छा काम है अगर भारतीय जनता पार्टी पहले सारी जो बाद में समस्या आ सकती है उनका समाधान पहले करना चाहती है और फिर सरकार बनाना चाहती है। देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती तो 48 घंटे में सरकार बना लेती, लेकिन बाद में जो समस्याएं आती है वो ज्यादा तकलीफदेह होती। तो ये अच्छा निर्णय है कि पहले जो समस्याएं आ सकती है, समस्या जहां है ना मतभेद अभी, है, समीर जी तो मान रहे समस्या तो कुछ ना कुछ है। नहीं होगी ना, क्यों नहीं होगी? जब दो आपके साथ में दल है जिनके साथ सरकार बना रहे हो, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती है कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो मंत्रालय में हमें कौन से मंत्री पद मिलेंगे, संगठन में जो बड़े कॉर्पोरेशन है उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, कई चीजें होती है जिसमें चर्चाएं होती है। और मुझे चर्चा होने के बाद उसका समाधान निकलेगा। भाई, 2 भाई बैठकर बात करेंगे, वो समस्या थोड़ी ना है, वो तो चर्चा है। लेकिन चर्चा करने के लिए बैठना तो पड़ता है ना। 29 मतलब आप क्या नवंबर चाहते हैं, को बैठे भी ना? नहीं सर, 29 नवंबर को आप लोगों की बैठक होनी थी महायुति की। आज समय बीत गया, लग रहा था आज बैठक हो जाएगी, आज भी बैठक नहीं हुई। तो चर्चा करने के लिए बैठिए तो सही। एक कभी सतारा चले जाते हैं, कभी ठाणे चले जाते हैं, एक आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तीनों आइए तो सही एक साथ। परिवार है, बड़ा परिवार है, सीटें इतनी ज्यादा आई हैं, इतना प्रचंड वफादार बहुमत है, परिवार जिन नहीं है। बेचारों के पास बैठने को ही कुछ नहीं है, जो एलओपी भी नहीं बना सकते, वो बैठ के करेंगे भी। बना के लाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए अपना। सबको इकट्ठा होने में, चीजों को सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उतना तय है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आपस में खींचातानी यानी नहीं है, कोई कोक भवन में माइक का नहीं है। खींच नहीं, कोक भवन में नहीं बिल्कुल एकनाथ भी शिंदे। अरे भाई देखिए, गांव में जाना, माँ बाप के पास जाना, रहना, शांति से रहना, कोक बीमार भवन हो कब गए, से होने बीमार हो लगा? भाई हम लोगों के पास लंदन के पैसे होते नहीं तो हम गाँव जाते हैं।
जिनके बाद लंदन होता है। फोन भी नहीं अब देखिए होता। घर जाके आदमी थोड़ा शांति तो चाहता है ना, कि अब 2-3 महीने अगर इतना लंबा कैंपेन किया तो थोड़ा बेहतर रहे। शिवम त्यागी जी, इतना बड़ा मैंडेट आया और उन्हें फोन साइड में रखकर बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे बीजेपी के नेताओं के फोन भी नहीं उठाएंगे, इतना आराम अब चाहिए। विपස්සना करने का कॉपीराइट क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी पर ही है? हम अपने गांव भी ना जाएं अब। समीर जी कुछ ऐड कर रहे मुझे हैं? लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा बताती है कि वो अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलना चाहती है। एकनाथ शिंदे नाराज जरूर होंगे, कई विषय होंगे जो एकनाथ शिंदे चाहते होंगे कि लागू, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के नाते अपने छोटे भाई को साथ में लेकर चल रही है, पूरा समय दे रही है उनको कि आप हमने आपसे जो कहा उस पर विचार कीजिए, जो आपने कहा उस पर विचार करते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, एक सामंजस्य में निकलते हैं और सरकार बनाते हैं। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन है कि वो एकनाथ शिंदे को इतनी नाराजगी के बाद भी साथ लेकर चल रही है, इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद भी साथ लेकर चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अलग कर दे तो भी क्या फर्क पड़ेगा इन्हें? बना लेते, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबको साथ लेकर चलना चाहती है। महायुति की सरकार बनेगी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 तारीख को शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस ये भी तय चेंज हो है, जाए। बस बाकी जो पेश है वो 48 घंटे में सॉल्व हो जाएंगे। इनका तो तय है ना संजय गुप्ता जी, इनके नेता बीजेपी के नेताओं की तरफ से या शिंदे गुट के नेताओं की तरफ से, अजीत पवार गुट के नेताओं की तरफ से, ये तो कम से कम क्लियर है ना कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन बस रहा यही है। क्लियर है कि ये कम से भारतीय कम जनता ये तो पार्टी का क्लियर बनता है है, ना। लेकिन कौन बनेगा? ऐसे तो नहीं हो रहा ना सिर्फ उटव्वल नहीं, उसका कैसे बन गया, उसका कैसे बन गया, उसने क्यों नहीं बोला, इसने क्यों नहीं बोला। कम से कम तीनों एक पॉइंट पर तो हैं। शिंदे साहब कह चुके हैं मैं रेस से बाहर हूँ, अजीत पवार पूरा समर्थन दे चुके हैं, शिंदे तो जी- आपत्ति क्यों हो रही है आप लोगों को? देखिए हमें आपत्ति नहीं है, सरकार ये बनाए, लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से पहले तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री की बात थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर अब बड़ी मुश्किल से शिंदे जी ने अपने आप के मन को समझाया कि चलो बीजेपी आज मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है तो होम मिनिस्ट्री दे देंगे। अब वो होम मिनिस्ट्री के लिए मना कर दिया, तो अब शिंदे जी को जो एक गहरा धक्का लगा है ना, मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं हूँ कहाँ, किसने कब काम मतलब होम मिनिस्ट्री के लिए भी इनकी तरफ से कोई ये नहीं कि हाँ होम मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार है हम। आपके सूत्र ज्यादा है अभी पुरानी पार्टी में, सहयोगी दल। भाई कोई ये हाँ, ऐसा बिल्कुल। लग रहा है मुझे कि सूत्र ये तो हमारे हमारे हैं ही गुप्ता जी जो है दोस्तों। वही मीटिंग के इनके- बीच में इनके- कहीं बैठे स्टूल इनके वगैरह लोगों से लेके। बातचीत तो हमारी होती कि है। कहाँ क्या चल रहा है ऐसा इनको सब थोड़ी है कि पता है। इनके लोगों से बातचीत नहीं होती हमारी, बातचीत सबसे होती है। तो इसलिए जो जिस तरह से मुख्यमंत्री के बाद, अच्छा ये बता दीजिए आप किसको चाहते हैं, एकनाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस बने? देखिए हम तो कोई भी बने, हम तो देखेंगे कि अब हम क्या कहें, हम इस विषय में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है अभी। नहीं इसको अभी एकदम दर्द से- आपको दिख रहा था ना एकनाथ शिंदे साहब का, तो कम से कम खड़े ही हो जाते। देखिए बोले शिंदे कि जी बनने बने। चाहिए। देखिए बनने तो शिवसेना के शिंदे ही चाहिए, क्योंकि बाला साहब का एक ही सपना था, देश के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी का और महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री शिवसेना का, और आज शिवसेना में उनके चेहरे पर शिवसेना तो चुनाव टूट लड़े। गई।